अरसे बाद कश्मीर लौटा हूँ। मॉर्निंग वॉक के लिए निकला तो नजर विश्वम्भर जी के निर्जन मकान पर ठहर गई। अकेला घर, दीवारें भी जालों और दरारों से भर गई थी। सामने लगा पलाश का पेड़ तो था, लेकिन फूल मुरझाए हुए थे। हर श्रृंगार भी सूख चुकी थी। क्या से क्या हो गया ये मकान? वहाँ खड़े एक परिचित से मैंने कहा। पहले ये घर घर लगता था, विश्वम्भर जी के जाने के बाद तो मकान बनकर रह गया है, जहाँ न कोई आता है न जाता है। उसने मायूसी से कहा। मगर और लोग कहाँ गए? उनकी पत्नी तो पिछले साल मर गई, बाकी लोगों का मुझे पता नहीं। इतने दिनों बाद मैं इस घर को देख रहा था तो ये अनुभूति मुझे होनी थी। जो लोग इसे रोज देखते हैं, उन्हें इस मकान के अकेलेपन से क्या लेना देना। भारीपन लिए हुए मैं सैर का विचार त्याग कर पार्क की ओर बढ़ गया। ये पार्क विश्वम्भर जी ने ही बनाया था। बहुत प्यार करते थे वो पेड़ पौधों से। कई वर्षों तक श्रीनगर विकास समिति के अध्यक्ष भी रहे थे। मैं सुबह सुबह इस पार्क में सैर के लिए आता तो देखता विश्वम्भर जी इन पेड़ पौधों की देखभाल करते हुए दिखते थे। अपने हाथों से पौधों की गुड़ाई करते, उन्हें सींचते। जब मेरा मकान बना तो इस बियाबान में 4-5 घर ही बने थे। जब कोई नया घर बनता तो अकेलेपन की टूटने की उम्मीद सी बनती और मन खुशी से उछलने लगता। उन्हीं दिनों कंधे पर झोला लटकाए एक सज्जन सामने वाले प्लॉट पर आते और कुछ देर बैठकर चले जाते। किसी से बात करना तो दूर, किसी की तरफ देखते भी नहीं थे। एक दिन मेरी कॉलोनी के मित्र डॉक्टर अभिनंदन उस मकान के अंदर लोगों को निर्देश देते हुए दिख गए। बातों ही बातों में उन्होंने बताया कि सामने वाला मकान डॉक्टर विश्वम्भर जी का है। बहुत ही घमंडी लगते हैं, आते जाते कभी मेरी और देखते भी नहीं। घमंडी नहीं, बहुत ही संकोची इंसान है। गोरखपुर में बीएससी में आपके स्टूडेंट रह चुके हैं। उन्होंने मुझे खुद बताया था विश्वम्भर जी का स्वभाव चाहे कितना भी संकोची था, पड़ोसी बनने के बाद हम दोनों परिवारों के बीच हेलोहाय होती रहती थी। धीरे धीरे अनौपचारिकता बढ़ने लगी और इतनी बढ़ गई कि उनका फोन नंबर भी मैंने अपने कई मित्रों परिजनों को दे दिया। फोन आने पर उनके घर का कोई न कोई सदस्य हमें बुला लेता। एक शाम मैं उनके घर गया तो वो हाथ जोड़कर बोले, डॉक्टर साहब, मैं कल सुबह आपसे मिलने जरूर आऊंगा। इस समय में आपसे मिलने के लायक नहीं हूँ। उनकी लड़खड़ाती आवाज से मैंने अंदाजा लगाया कि विश्वम्भर जी ने काफी मात्रा में चढ़ा ली थी। बाद में अभिनंदन जी से पता किया तो बोले, वो शराब को हाथ भी नहीं लगाते थे। मैं तो इन्हें बहुत पहले से जानता हूँ। ये परिस्थितियाँ ही तो हैं जो इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती हैं। मैं कुछ और पूछना चाह रहा था, लेकिन उसी समय उनके घर से फोन आया और बात अधूरी छोड़कर वो घर चले गए। एक रात 12 बजे घंटी बजी तो मैं घबरा गया। बाहर निकला तो विश्वम्भर जी के घर से कोलाहल सा सुनाई पड़ रहा था। मैं पहुंचा तो देखा विश्वम्भर जी के सामने भोजन की थाली रखी हुई थी और वो अपने गाल पर थप्पड़ मार मार कर कुछ कहते जा रहे थे। मेरे पहुंचते ही उनकी पत्नी ने मेरे पांव छुए और पति की शराबखोरी और उससे उत्पन्न अनेक अशोभन क्रियाओं का बखान करने लगी। उनकी पत्नी की भाषा में संयम था, लेकिन बेटियां अश्लील भाषा में पिता की बेइज्जती कर रही थीं। विश्वम्भर जी अपना पक्ष रख रहे थे और बता रहे थे, देखिए, थाली मेरे सामने रखते ही ये सारी चुड़ैलें मेरे ऊपर अपनी गालियों की बरसात करने लगती हैं। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इन औरतों की शिकायत जायज है। शराब पीकर अगर व्यक्ति सारी सैलरी उड़ा देगा तो घर की जरूरतें पूरी कैसे होंगी। मैंने दोनों पक्षों को शांत करने की कोशिश की और काफी देर बाद जब माहौल शांत हुआ तो घर लौट आया। उसके बाद ये रोज का किस्सा बन गया। रात बेरात घंटी बजती, कोलाहल उठता और मैं उनके घर पहुंच जाता। ये पता नहीं चलता था कि घंटी कौन बजाता है, विश्वम्भर जी, उनकी पत्नी या बेटियां। होना क्या था, विश्वम्भर जी की वही स्थिति और बहक, दोनों ओर से वही शिकायतें और दोनों को समझाने के मेरे वही वाक्य। और फिर वापस लौटकर मेरी पूरी रात करवटें बदलते हुए कटती। मन की जिज्ञासा बढ़ी तो मैं अभिनंदन जी के घर पहुंच गया। उस दिन उन्होंने बताया था कि विश्वम्भर जी पहले ऐसे नहीं थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि उनके जैसा नेक और जिंदा दिल इंसान शराबी बन गया? मैंने पूछा तो बोले, विश्वम्भर जी बेहद लोकप्रिय अध्यापक थे, शिष्यों के प्रिय और अपने विषय के प्रति जागरूक। उन दिनों उनका व्यक्तित्व बेहद प्रभावशाली था। और अब तो आप देख ही रहे हैं, महीने में सिर्फ 2-4 दिन ही कॉलेज जाते हैं।
हमेशा उधार चढ़ा रहता है। लेकिन ये सब हुआ कैसे और क्यों, कोई नहीं बता सकता कि कोई व्यक्ति ऐसा कैसे और क्यों बन जाता है। उन्होंने रुक रुक कर कहा, विश्वम्भर जी के स्वभाव में रसिकता काफी थी और होनी भी चाहिए, लेकिन उनकी रसिकता को कभी ठोस आधार नहीं मिला। उनकी शादी बहुत छोटी उम्र में ही हो गई थी। पत्नी गांव की अनपढ़ और ठेठ-गवार, रंग रूप भी कुछ खास नहीं। शहर में आकर भी वह खुद को बदलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसे इस बात की भी चिंता नहीं थी कि उसका पति प्रोफेसर है, शहर की सभ्य सोसाइटी में उसका उठना बैठना है। विश्वम्भर जी समझाते, शहरी जीवन के रंग ढंग सिखाते, लेकिन वो टस से मस नहीं होती। हमेशा शहरी रीत रिवाज को गालियां देती रहती। लोगों से वो गंवारू भाषा में ही बात करती तो विश्वम्भर जी को शर्म आती। फिर भी बेचारे बहुत धीरज के साथ उन्हें सिखाते। यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन वो तो अपनी जड़ धार्मिक आचार विचार में डूबकर अपने अस्तित्व का सौंदर्य ही खो बैठी थी। कहाँ विश्वम्भर जी जैसा रसिक मिजाज, कहाँ छुआछूत, पूजा पाठ, पवित्रतावाद की रूढ़ियों में कैद वो औरत। पुरुष को औरत चाहिए, पुजारिन नहीं। लेकिन वो औरत पुजारिन होने के दम्भ में यौवन के रस्मय क्रियाकलाप ही भूल बैठी। अभिनंदन जी चुप हो गए और मैं इस प्रतीक्षा में था कि वो खुद ही आगे बढ़ेंगे। विश्वम्भर जी की एक सहपाठी थी उर्मिला जी, उनके साथ उनका प्लेटोनिक लव हो गया था। संवेदना के धरातल पर वो उनके सुख दुख के साथी थी। अक्सर विश्वम्भर जी से मिलने वो घर आया करती। पत्नी ने एक आध बार उर्मिला जी के बारे में पूछा तो बोले, आप अपना काम कीजिए, मुझसे कौन मिलने आता है उसका हिसाब रखना आपका काम नहीं है। महानगरों में कई तरह के काम होते हैं और कॉलेज के लोगों की दुनिया तो यही, लेकिन उनकी पत्नी की संकुचित सोच उसे हर समय परेशान करती रहती थी। एक बार तो उनकी पत्नी ने मेरे सामने ही उर्मिला जी की इतनी बेइज्जती की कि उन्हें उठकर जाना ही पड़ा। विश्वम्भर जी हतप्रभ और अवाक रह गए। शर्म से उनका चेहरा लाल हो गया। मैंने उर्मिला जी को समझाने की काफी कोशिश की तो उन्होंने मुझे भी खूब सुना दिया। बाद में मैंने सुना दोनों के बीच काफी कहासुनी हुई। 2 दिन तक विश्वम्भर जी कॉलेज भी नहीं गए, किसी दोस्त के घर चले गए थे। एक दिन अचानक कॉलेज से लौट रहा था तो वो रास्ते में मिल गए। जुबान के साथ साथ पैर भी लड़खड़ा रहे थे, मुंह से बदबू भी आ रही थी। कहाँ चले गए थे विश्वम्भर जी? अरोड़ा के घर। मेरा माथा ठनका, बहुत कुछ समझ में भी आ गया। चलिए आपको घर छोड़ा, मैं घर कभी नहीं जाऊंगा। तुम तो अच्छी तरह जानते हो वो घर मेरा कितना अपना है। मैं चिंता मग्न हो उठा। विश्वम्भर जी ने पीना क्यों शुरू कर दिया। बच्चों ने भी उन्हें संभालने की बजाय उन्हें कोसना शुरू कर दिया। घर का वातावरण पूरी तरह कलहपूर्ण हो गया। गम गलत करने के लिए वो खुद को शराब में डुबो लेते या कुछ पल सुकून के काटने के लिए उर्मिला जी के घर चले जाते। मैं उनके घर जाता तो अक्सर उन्हें पेड़ पौधों की सेवा करते देखता। कभी उन्हें नहला रहे होते या नए पौधे लगा रहे होते। अक्सर कहते, इस घर में यही मेरे साथी हैं। रात को जब ये महकते हैं तो मेरे सपने उस महक से भीग जाते हैं और लगता है मेरा नाम ले लेकर पुकार रहे हैं। मैं हमेशा विश्वम्भर जी के शराब की आदत को देखकर उनको दोष देता रहा और घर की मासूम सी लगने वाली औरतों की ओर से मोर्चा संभालता रहा। लेकिन धीरे धीरे मुझे वास्तविकता का आभास होने लगा। विश्वम्भर जी की पीड़ा का गहरा बोध होने लगा। लगने लगा कि इनकी शराब उनकी सच्चाई तक और औरतों की मासूमियत उनकी सच्चाई तक मुझे पहुँचने ही नहीं दे रही। एक दिन सच्चाई परत दर परत उधरती गई। जब उन्होंने मुझे बताया, मैंने इसके नाम मकान कर दिया है, पत्नी के नाम 5 लाख का बीमा करवा दिया है, हर महीने उसे इतने पैसे देता हूँ कि इन सब का काम चलता रहे। ये लड़कियाँ घर चला रही हैं। अरे इन्हें अच्छे स्कूलों और कॉलेज में मैंने ही पढ़ा लिखा कर इस योग्य बनाया है कि अपने पाँव पर खड़ी हो सके। ये तो चाहती हैं कि मैं जल्दी मर जाऊँ ताकि बीमे के पैसे इन्हें मिले और ये सब मौज मस्ती में जिंदगी जी सके। दाम्पत्य जीवन एक धर्म है, आधार है, विश्वास है, प्रेम है, समर्पण है, प्रतिज्ञा है, पवित्रता है। काश विश्वम्भर जी की पत्नी ने गंवारोतानु और धर्म के कर्मकांड से सड़ी पीली जवानी के चक्रवात में उलझने की बजाय दाम्पत्य की इस परिभाषा को समझा होता तो नहीं विश्वम्भर जी का घर